नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा से पाठ 8 संसार सागर से नायिका की व्याख्या पढ़ी। चलिए आज पढ़ते हैं उसी पाठ के प्रश्न उत्तर अर्थात इसके अतिरिक्त जो भी अन्य अभ्यास है उन सभी को। आइए पाठ शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रश्न है वह है एक पदेन उत्तरत। अब एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है कि जो उत्तर मांगे हैं वो एक पद में देने हैं। एक पद मीन्स एक शब्द में देने हैं। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य राज्यस्य, किस राज्य के भागों में गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, गजधर शब्द का प्रयोग होता है। कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भागों में गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, गजधर शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि राजस्थान के अभी भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर गजधर शब्द का प्रयोग मिल जाता है। तो उत्तर होगा राजस्थानस्य। राजस्थानस्य अर्थात राजस्थान के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है गज परिमाणम कह धारयति। जो गज परिमाण थी, गज की जो माप वाला एक लोहे की छड़ी होती है वो कौन धारण करता है, कौन लेकर चलता है। तो उत्तर हम देख सकते हैं गजधरः अर्थात गजधर लेकर चलते हैं। एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है कि प्रश्न जिस तरह से पूछा जा रहा है, जिस विभक्ति जिस पुरुष में पूछा जा रहा है उसका उत्तर भी उसी विभक्ति में दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कह लिखा हुआ है, कह तो उत्तर भी गजधरः। एक वचन पुल्लिंग है तो उत्तर भी एक वचन पुल्लिंग में बताया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति के बाद वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावा गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। गजधर लोगों को क्या दिया जाता था। भाई आपके यहाँ कोई आया है, उसने कुछ काम किया, काम करने के बदले में आपने उसको कुछ पैसे दिए जो कि उसका वेतन हो गया। लेकिन गजधरों को वेतन के अलावा भी कुछ मिलता था। तो वो क्या था, उन्हें सम्मान बहुत मिलता था। तो उत्तर हुआ सम्मानम। गजधरों को कार्य की समाप्ति के बाद वेतन तो मिलता ही था, उसके अतिरिक्त उन्हें बहुत सारा सम्मान मिलता था, बहुत आदर मिलता था। अगला प्रश्न के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। के शिल्पी रूपेण, के बहुवचन में पूछा जा रहा है प्रश्न कि कौन शिल्पकारों के रूप में, कारीगरों के रूप में अब आदर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी पाठ में पढ़ा है कौन, गजधर लोग। गजधर लोग पहले बड़े शिल्पकार माने जाते थे, वास्तुकार माने जाते थे, लेकिन अब वो शिल्पकार के रूप में आदर नहीं पाते हैं। तो उत्तर हो गया गजधराः। क्योंकि प्रश्न बहुवचन में पूछा गया है तो उत्तर भी हमने बहुवचन में दिया गजधराः। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अर्थात अब प्रश्नों के उत्तर एक पद में न देकर हम पूरा एक वाक्य लिखेंगे, उस एक वाक्य में देंगे। तो पहला प्रश्न है तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। आप अगर याद करेंगे तो पाठ की पहली पंक्ति में था अशेषे ही देशे, अर्थात संपूर्ण देश में। पहली पंक्ति में नहीं तो थोड़ा बाद में होगा अशेषे ही देशे अर्थात संपूर्ण देश में। तो तड़ाग, तालाब कहाँ बनाए जाते थे, तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे। यहाँ पर उत्तर लिखा है संपूर्ण देशे, आप चाहें तो अशेषे देशे भी लिख सकते हैं, वो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। जो गजधर लोग थे वो किसके रूप में परिचित थे, उन्हें और क्या जाना जाता था, उनके रूप में और क्या माना जाता था।
तो गजधर जो थे वो वास्तुकाराणाम रूपे परिचिताः, वास्तुकार के रूप में परिचित थे। उन्हें वास्तुकार भी माना जाता था। वो अच्छे कारीगर होते थे, वो अच्छे वास्तुकार होते थे, हमने पढ़ा। वो भविष्य का आकलन किया करते थे। तो गजधर किस रूप में जाने जाते थे? गजधर वास्तुकाराणाम रूपे, वास्तुकार के रूप में जाने जाते थे। आगे, गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर लोग क्या करते थे? हम किन की बात कर रहे हैं? इतना गजधर हम जो बोल रहे हैं वे कौन लोग हैं, वो क्या करते थे? तो गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, उत्तर आया गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। अर्थात सिर्फ एक काम की बात नहीं कर रहे हैं गजधर के लिए, वो कह रहे हैं गजधर लोग जो थे नगर नियोजनात्, नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे छोटे चीजों के निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य कुर्वन्ति स्म, किया करते थे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है के सम्माननीयाः, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये कुछ इस तरह से है कि यदि आप एक बार पढ़ लें अच्छे से और आपने पाठ भी पढ़ा है, व्याख्या समझी है, तो आपको इसको याद करने में मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट से ज्यादा लगेंगे इस पे। ठीक है, प्रश्न के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय है? भाई हम किसको आदर देते थे? बहुत सारे लोग सम्माननीय है। क्योंकि पाठ से रिलेटेड बात हो रही है तो हमें पाठ से संबंधित ही उत्तर देना है कि भाई गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्माननीय है, गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्माननीय है। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण भी एक ऐसा प्रश्न है जो 10वीं तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि उत्तर दे दिया, भी प्रश्न बनाना भी आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। यदि आप किम शब्द के रूपों को तीनों लिंग में याद कर लेते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग, आपको प्रश्न निर्माण में कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप किम शब्द रूपों को याद कर लें। चलिए यहाँ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। एक स्टेटमेंट दे दिया कि भी सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर लोग संभाला करते थे। यदि इस वाक्य को हिंदी में ही, यदि इस पे हमें प्रश्न बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे कि भी किसका दायित्व गजधर लोग संभाला करते थे? तो किसका दायित्व संभाला करते थे, किसका, षष्ठी विभक्ति लगेगी। उत्तर में भी सुरक्षा प्रबंधनस्य, आप देख सकते हैं सुरक्षा प्रबंधनस्य, स्य लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति। तो जब प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो भी उत्तर षष्ठी विभक्ति में ही दिया जाएगा। तो दिया उत्तर कस्य, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। यहाँ पर इंक बदल लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आगे बढ़ते हैं। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां, उनके स्वामी असमर्थ हैं या असमर्थ होते हैं। तो अब हिंदी में ही यदि हमें प्रश्न बनाना हो हम क्या करेंगे, उनके स्वामी, प्रश्न बना किन के स्वामी, और तेषाम, तेषाम से किम शब्द में आ जाएंगे तो बन जाएगा केशाम। तो केशाम स्वामिनः, केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ठीक है, केशाम हो गया। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, वेतनानि, वेतनानि किम नपुंसकलिंग बहुवचन, वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे, सम्मान भी उनको दिया जाता था, मिलता था। वेतनानि से हमें समझ में आ रहा है कानी, नपुंसकलिंग बहुवचन कानी। आगे बढ़ते हैं। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधरः, कौन सा, गजधर सुंदर शब्द है, तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, भाई क्या है, कौन सा है सुंदर शब्द, तो क्या, कह, गजधरः, गजधर से आप समझ पा रहे हैं
पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन की बात है, तो किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन कह। कह सुंदरः शब्दः अस्ति। आगे बढ़ते हैं। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडागा मीन्स तालाब, संसार सागर कहे जाते हैं। तालाबों को संसार सागर कहा जाता है। हिंदी में बनेगा के संसार सागर, मतलब किसको संसार सागर कहा जाता है। तो तडागा जो है वो भी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। किम शब्द में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है के, कह कौ के। तो हमारा उत्तर आया, अर्थात प्रश्न निर्माण करते समय के संसार सागराः कथ्यन्ते। ये प्रश्न निर्माण भी हो गए हैं। वैसे संधि विच्छेद या संधि करने के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप संधि पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि करनी है हमको, जहां पर संधि दी हुई है वहां पर संधि विच्छेद करना है, जहां पर विच्छेद पहले से दिया हुआ है वहां पर हमें संधि करनी है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अद्य धन अपि। अब अद्य मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अद्य का यदि आप देखें आखिरी अक्षर क्या है, तो आखिरी वर्ण आप देखेंगे अ है, अ। और अपी का भी पहला वर्ण अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वो भी है अ। जब अ और अ मिलता है तो वो क्या बन जाता है, बड़ा आ, दीर्घ आ। दीर्घ आ बन गया, और दीर्घ आ का जो डंडा होता है या मात्रा होती है वो लग जाएगी यहाँ पर। उत्तर आ गया अद्यापि। ये हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, अद्यापि, अद्यापि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मरण अर्थम। आपका जो प्रश्न है वो है, संधि की हुई है, हमें विच्छेद करना है। स्मरणार्थम अलग से ही नजर आ रहा है, स्मरणार्थम में संधि कहां पर है। यहां पर दो टुकड़े होंगे, तो क्या बनेगा पहला शब्द, स्मरण और अर्थम, जो कि यहां लिखा हुआ है स्मरण अर्थम। दोनों में ही दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, अ और आ मिलते हैं, बड़ा आ बन जाता है, ई मिलते हैं, बड़ी ई, दीर्घ ई बन जाती है, ऊ मिलते हैं, दीर्घ ऊ बन जाता है, री मिलते हैं, दीर्घ री बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इति धन अस्मिन, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो धन है, इति धन, ये जो धन है, धन से पहले है छोटी ई, ह्रस्व ई, और उसके बाद है अ। तो ई तथा अ का जोड़ दीर्घ संधि में तो नहीं होता। ई और अ का जोड़ कहाँ होता है, ई और अ का जोड़ होता है यण संधि में, और यण संधि में कहते हैं ई और अ मिलके बनाते हैं य। तो हमारा उत्तर बनेगा इत्यस्मिन, इत्यस्मिन। उसके बाद अगला प्रश्न है, एतेष्वेव हमें बनेगा, यहाँ पर लिखना रह गया है, तो यहाँ विच्छेद में होगा, विच्छेद में था एतेषु धन एव। अब यहां हम देखेंगे धन के पहले क्या है, ऊ है, और धन के तुरंत बाद यदि हम देखें तो वो क्या है, ए है। ऊ और ए का योग कौन सी संधि में होता है, फिर से यण संधि में होता है। ऊ और ए का योग किस में होता है, यण संधि में होता है। ऊ और ए मिलकर बनते हैं व, और ये जो ए की मात्रा है वो व पे लग जाएगी, और आपका उत्तर आएगा एतेष्वेव, एतेष्वेव। आगे बढ़ते हैं।
जहां आपको लगे कि बहुत धीमी गति से चल रहा है, आप उसकी स्पीड बढ़ा लें, वीडियो की आप स्पीड बढ़ा लें, आगे बढ़ सकते हैं अपनी स्पीड से। अगला प्रश्न है सहसा धन एव। फिर से सहसा धन एव, जो धन है उसके पहले है आ, दीर्घ आ, और उसके जो बाद में है वो है ए। आ और ए का जोड़, आ और ए का योग कौन सी संधि में होता है? यदि हमने पहले कभी संधियां पढ़ी हैं तो हमें पता है आ और ए का योग होता है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में योग होगा। अ और ए का योग होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो हो जाता है बड़ा ए, दीर्घ ए। दीर्घ ए की मात्रा लग जाती है यहाँ और उत्तर हो जाता है सहसैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके संधि वाले प्रश्न हो गए। आगे प्रश्न है समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा दी हुई है। मंजूषा मीन्स हेल्पिंग बॉक्स। मंजूषा दी हुई है, हमें सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और हमें देखना है कि उसका उत्तर क्या है। छात्राः पुस्तकानि रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छन्ति। अब यदि आपको अर्थ नहीं पता कि गृहीत्वा का क्या अर्थ है, रचयंती का क्या है, जिज्ञासा, सहसा, अगर आपको ये याद नहीं रहे है तो भी कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ये तो नहीं हो सकता उत्तर, तो हम देख सकते हैं भाई छात्राः पुस्तकानि, आगे क्या रचयंती तो नहीं हो सकता, छात्रा पुस्तकों को रच के तो विद्यालय नहीं जाएंगी, जिज्ञासा भी नहीं आ पा रहा। पुस्तकानि के साथ जो एक चीज बैठ रही है वो है गृहीत्वा। पुस्तकानि के साथ क्या बैठ रहा है? गृहीत्वा। छात्राः पुस्तकानि, छात्राएं या छात्र, पुस्तकानि पुस्तकों को, गृहीत्वा लेकर क्या कर रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। छात्र पुस्तकों को लेकर विद्यालय जा रहे हैं या जाते हैं। क्या होता है, संस्कृत में वर्तमान काल के लिए एक ही लकार प्रयोग होता है, लट लकार। अब आप उसका उत्तर जा रहे हैं में भी कर सकते हैं और जाते हैं में भी कर सकते हैं। ठीक है, गृहीत्वा, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मालाकाराः पुष्पैः माला। मालाकार क्या है? जो माला बनाता है। अब माला बनाने वाला पुष्पैः माला, पुष्पैः तृतीय विभक्ति लगी हुई है, बहुवचन मीन्स फूलों से, पुष्पों से। मालाकार फूलों से माला रिक्त स्थान क्या करता है? रचयन्ति। मालाकार, मालाकाराः पुष्पैः माला, मालाकार पुष्पों से माला क्या करता है? रचयन्ति। मालाकार पुष्पों से माला रचता है, बनाता है। आगे बढ़ते हैं। मम मनसी एका, मेरे मन में एक रिक्त स्थान वर्तते। वर्तते का अर्थ जो है वो है की तरह प्रयोग किया जाता है। तो मम मनसी एका, मेरे मन में एक, क्या है मेरे मन में एक? जिज्ञासा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रमेशः मित्रैः रिक्त स्थानम विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्र के साथ, मित्रों के साथ क्या? रमेशः मित्रैः, रमेश मित्रों के सह साथ विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। उत्तर आपको पहले ही मिल गया इसका। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न इसका, डैश रिक्त स्थान बालिका तत्र अहसत। बालिका वहां हंसती है। कौन सी बालिका, कैसी बालिका कैसे हंसती है, कुछ भी आ सकता है। जो आपकी मंजूषा थी वहां पर जो सबसे उचित पद है वो है सहसा। बालिका तत्र अहसत, सहसा बालिका तत्र अहसत। सहसा मतलब अचानक, अचानक ही बालिका वहां हंसती है।
आहसत है, लंग लकार का प्रयोग हो रहा है, अर्थात भूतकाल की बात हो रही है। आहसत हसी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 पर आ गए हैं। पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करना है। यहाँ पर आपको धातु दे दी गई है, प्रत्यय दे दिया गया है। धातु और प्रत्यय की सहायता से हमें पद बनाना है। उत्तर साइड में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ताकि एक रटने वाली जो बात है वो ना रहे, थोड़ा सा दिमाग में रहे। प्रश्न पत्र जब हमारे सामने हो, उसमें जब हम प्रश्न देखें तो हम उत्तर बता पाए। तो धातु है री, री धातु है, हरने के अर्थ में प्रयोग होती है। तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जहां भी लगता है, इसके साथ कुछ ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ होता है के लिए, और तुमुन जब लगाया जाएगा किसी भी धातु में तो उसका तुम शेष हो जाता है, तुम शेष रहता है। तुमुन का तुम शेष रहता है जब प्रत्यय हम बनाते हैं। तो री धन तुमुन होता है हर तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि री और तुम उनका हर तुम बन रहा है, तो त्रि भी वैसी ही धातु है, त में भी री है, तो त्रिधन तुमुन क्या होगा? तर तुम। त्रिधन तुमुन तर तुम। उसके पश्चात है नम। नम धातु, सॉरी गम, गम धातु है। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया है। इसको साधारण रूप में कत्वा हम बोलते हैं, लेकिन आप देखें आधा क, आधा त, फिर पूरा व और आका डंडा, इसको कत्वा यदि हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं व्याकरण की दृष्टि से हम गलत बोल रहे हैं। ये है क्त्वा, गम धन क्त्वा। तो गम धन क्त्वा लगाएंगे, त्वा प्रत्यय का हमेशा से क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है, अर्थात धातु के पीछे बस त्वा लगाना होता है। गम धन त्वा होगा तो बन गया गत्वा। त्यज धन त्वा होगा तो बना त्यक्त्वा। भुज धन त्वा बना तो भुक्त्वा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम ल्यप प्रत्यय की। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? इसके साथ उपसर्ग भी लगेगा, अर्थात अब तक जो हम देख रहे थे वो क्या था? धातु, प्रत्यय और हमारा उत्तर पद क्या बन रहा है। अभी क्या है? अभी उपसर्ग भी चाहिए, फिर धातु चाहिए, फिर ल्यप प्रत्यय लगेगा। और ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो ल्यप का क्या रहता है? ल्यप का य लगाया जाता है, अर्थात जहां जहां ल्यप लगाना है वहां क्या लगेगा? य लगेगा। तो सम उपसर्ग है, सम तो रहेगा ही रहेगा। सम पूज धातु है, सम पूज में य जोड़ देंगे, सम पूज्य। आ नी, आ उपसर्ग, नी धातु, प्रत्यय का य रहता है, आधन आनीय आनीय। प्रदाय प्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर आपको कुछ एक वाक्य दे दिए गए हैं, कोष्ठक में शब्द दिया है बिना विभक्ति के, आपको उस वाक्य को पूरा करना है कोष्ठक में दिए गए शब्द को शब्द के ऊपर सही विभक्ति लगाकर। तो पहला वाक्य हम पढ़ेंगे, रिक्त स्थान उभयतः ग्रामाः सन्ति। उभयतः ग्रामाः सन्ति। अब उभयतः जब हम थोड़ा सा व्याकरण पढ़ते हैं और हम उपपद विभक्ति पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि ये कुछ शब्द हैं जो अपने साथ इस नियम को रखते हैं कि ये जहां लगेंगे वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी। कुछ शब्द हैं जो तृतीय विभक्ति को अपने साथ लगाएंगे, कुछ शब्द के साथ चतुर्थी लगेगी, कुछ के साथ पंचमी लगेगी। तो जहां उभयतः आ गया, उभयतः का नियम है कि वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जो शब्द उभयतः से पहले आ रहा है, अर्थात उभयता किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। मैं थोड़ा सा अर्थ भी बता देती हूँ। उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, और ग्राम दिया हुआ है, अर्थात गांव के दोनों ओर
ग्राम गांव के दोनों ओर गांव है, बहुत सारे गांव हैं, तो गांव के दोनों ओर उभयता कहता है मेरे साथ द्वितीय विभक्ति लगाओ, तो ग्राम में जब द्वितीय विभक्ति लगाई तो क्या बन गया? ग्रामम। उसी तरह सर्वतः, सर्वतः का भी अपना रूल है कि मैं भी जहां लगूंगा मेरे साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो नगर में द्वितीय विभक्ति लगा दी। वाक्य था सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, अट्टालिकाः बड़ी बड़ी इमारतें, सभी और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। कहाँ सभी ओर? नगर लगाना है, मीन्स नगर में। यदि हम कारक की दृष्टि से चलें तो हम करेंगे नगर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो नगर में हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। किंतु सर्वतः का नियम है कि द्वितीय लगानी है, तो नगर में द्वितीय लगा दी, क्या बना? नगरम। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। आगे धिक, धिक धिक्कार है। किस पर धिक्कार है? हमें कोष्टक में लिख के दे दिया का पुरुष, वे का पुरुष पर विभक्ति लगानी है। धिक के साथ भी नियम है, धिक के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो का पुरुष में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? का पुरुषम। धिक का पुरुषम, धिक्कार है उस कायर पुरुष पर। आगे बालकाः रिक्त स्थान सह पठन्ति। अब यहाँ पर विभक्ति बदल जाती है, जहां जहां सह आता है वहां वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां जहां सह सह आता है, सह सह मतलब साथ, जहां जहां सह आता है वहां वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालिका, बालिका की तृतीय विभक्ति लगा दी। बालकाः तो है ही, बालिका बहुवचन में है तो हमने बालिका में भी बहुवचन लगाया। बालिका की तृतीय विभक्ति बहुवचन बालिकाभिः, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुत्रः रिक्त स्थान सह आपणम गच्छति। फिर से आप देख सकते हैं सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति लगेगी, पितृ है, पितृ की तृतीय विभक्ति होती है पित्रा। पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ आपणम गच्छति बाजार जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिशुः सह क्रीडति, शिशुः रिक्त स्थान सह क्रीडति, मातृ। अब मातृ की तृतीय विभक्ति लगानी है सह के अनुरूप, तो मात्रा, कि जो शिशु है, जो बच्चा है, वो माता के साथ खेलता है। इसी तरह हमने पाठ 8 के प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं। हम व्याख्या हम पहले पढ़ चुके थे, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको किसी भी पाठ में कोई अलग से समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर वहीं पर दे दिया जाएगा। धीरे धीरे बाकी के चैप्टर्स की भी आपको व्याख्या और सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। वार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।